आप लोग ये बताइए कि क्या ये भर्ती फंस सकती है? टीजीटीपीजी 2022 वाली जो भर्ती है, क्या ये फंस सकती है? आप लोगों को क्या लगता है? तो मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कहानी में आगे पढ़ेंगे समकालीन कहानीकार, ठीक है, और उनके संग्रह कौन कौन से हैं। हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार और उनके संग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है, जो प्रमुख हैं कुछ। तो इससे पहले हम लोग पढ़ें, ये जान लेते हैं कि ये किताब सरस्वती पांडे की है और इसी से मतलब हम लोग थोड़ा सा इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये एक सहायक पुस्तक है, इसके अलावा आपको और भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इससे मतलब भीष्म साहनी की, मान लीजिए यहाँ पे देखिए कहानी दिख रहा है आपको, कहानी संग्रह दिख रहा है, तो आपको भीष्म साहनी से रिलेटेड और भी जितनी चीज़ें मतलब आपको नई नई चीज़ें कहानी संग्रह संबंध में मिलती हैं या और कहानियाँ मिलती हैं, तो आपको और भी जानने की आवश्यकता है। वैसे ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी ये किताब, तो इसको भी आप लोग पढ़ते रहिए, साथ में कुछ नई चीज़ें भी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला ही देखिए, इसमें आ रहा है भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी का नाम आते ही आपके दिमाग में भीष्म पितामह का मतलब एक कल्पना करिए। भीष्म पितामह जो महाभारत के युद्ध में मतलब जी थी, ठीक है। तो भीष्म पितामह का कल्पना करिए और देखिए कि आप युद्ध वाला सीन भी क्रिएट करिए और ये देखिए कि उनको बहुत सारे बाण लगे हुए थे, वो कैसे लेटे हुए थे, मतलब ये सब इमेज तुरंत दिमाग में डाल लीजिए। भीष्म साहनी का नाम सुनते ही भीष्म पितामह से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। अब जब आप रिलेट कर लेंगे तो अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, आप को मतलब लगेगा कि हाँ मतलब वही कह रहे हैं या उन्हीं संबंधित है, ठीक। तो पहले आपने कल्पना कर लिया भीष्म पितामह का कि भाई उनको बहुत सारे बाण लगे हुए थे, तीर लगे हुए थे और वो ऐसे लेटे हुए हैं बहुत दिनों तक, ऐसे नहीं चिता की जैसे समझिए कि चिता पे लेटे हुए हैं, मतलब किसी बिस्तर पर, मतलब बाणों का एक बिस्तर तरह समझिए, तो वो लेटे हुए थे। अब भीष्म साहनी, अब देखिए इनका पहला ही क्या था, भाग्य रेखा। तो अब देखिए भीष्म साहनी का भाग्य रेखा कैसा था, मतलब कितना खराब था भाग्य रेखा कि मतलब उनको इतने सारे बाण लगे हुए थे। कल्पना करिए, जो भी सच्चाई है वो छोड़िए, यहाँ पे हम कल्पना कर रहे हैं याद करने के लिए, कोई भी इससे मतलब संबंधित ऐसा नहीं है कि हाँ ये सही की कहानी है, ठीक है। हम लोग झूठ मूठ की कहानी बनाते हैं याद करने के लिए। तो भीष्म साहनी की भाग्य रेखा देखिए कितनी खराब है, ठीक है। अब उसके लेकिन आप बोलेंगे क्या, भीष्म पितामह इमेजिन कर रहे हैं आप, लेकिन आप जो है ना बोलेंगे भीष्म साहनी ही बोलेंगे। भीष्म पितामह भले आप सोच रहे हैं लेकिन आप बोलेंगे भीष्म साहनी ही बोलेंगे, क्योंकि आपको लेखक का नाम याद करना है, ठीक। तो भीष्म साहनी की भाग्य रेखा कितनी खराब है और वो सोचते हैं कि पहला पाठ, ठीक है, उनका पहला पाठ जो था वो कैसा था, उनका पहला पाठ ही ना भटकती राख की तरह था, ठीक है। भटकती राख मतलब क्या, जैसे वो सोचे थे, वो सोए थे कैसे, मतलब जब बाण लग गए थे तो चिता की जैसे नहीं अभी लग रहा था कि चिता आप सोए हुए हैं, तो चिता में क्या होती है, राख होती है ना, जब जल जाते हैं सबका शरीर जल जाता है, तो वैसे ही उनका पहला पाठ ही कैसा था, पहला पाठ जैसे भटकती राख हो, ठीक है। और वो लेटे लेटे उसी पे सोचते हैं, भीष्म साहनी सोचते हैं कि पटरिया पे वांगचू, वांगचू कोई व्यक्ति है, कल्पना करिए कोई व्यक्ति है, तो पटरिया पे जो वांगचू है उसकी शोभा यात्रा निकल रही है, ठीक है। पटरिया पे जो ये है वांगचू है उसकी शोभा यात्रा निकल रही है, जिसमें कौन कौन आया है, निशाचर, पाली, डायन, ये सब आए हैं उसमें, ठीक है। ये कल्पना वही लेटे लेटे करते हैं, ठीक है। तो ये भीष्म साहनी की भाग्य रेखा कितनी खराब है, पहला पाठ ही उनका ऐसा है जैसे भटकती राख हो और पटरिया पे वांगचू की शोभा यात्रा निकलती है जिसमें निशाचर, पाली, डायन आए रहते हैं। आगे देखिए मुक्तिबोध का है, ठीक है। तो मुक्तिबोध का यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो इसके अलावा भी आपको जहाँ जहाँ से जो मिले देखिए, जैसे मुझे ये 2 और मिले थे, जंक्शन और विपात्र, मुझे अलग से मतलब मैं इसको कहीं पढ़ी तो मैंने यहीं पर नोट कर लिया पेंसिल से। मैं पेंसिल लेके ही बैठती थी जब पढ़ती थी, तो देखिए यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे, ठीक ना, अंडरलाइन पेंसिल से किया हुआ है। और भी जैसे कुछ मिला पेंसिल लेके ऐसे मैं अंडरलाइन कर करके ऐसे पढ़ती रहती थी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो आप लोग भी अपने तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको नया मिला तुरंत मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। तो मुक्तिबोध का क्या है, काठ का सपना सतह से उठता आदमी 2 है। अब मुक्ति आदमी को कब मिल जाता है, जब उसका सपना काठ का हो जाता है, मतलब सब सपने मर जाते हैं तो मुक्ति मिल जाती है मोह माया से, है ना। तो मुक्ति बोध, मुक्ति का बोध कब हो जाता है, जब सपने का काठ का सपना हो जाता है। उल्टा मत बोलिएगा, सपने काठ का सपना बोलिए, ठीक ना। मुक्ति का बोध कब हो जाता है, जब काठ का सपना हो जाता है और आदमी सतह से उठने लगता है। कल्पना करिए कि जब आप इमेज देखे होंगे ना कई बार कि जब शरीर मर जाता है तो आत्मा उसमें से निकल के जाती है ऐसे आसमान की तरफ, ऐसा देखे होंगे आप टीवी में। तो सतह से उठता आदमी, मतलब जब आपको मुक्ति मतलब मिल जाएगी तो ऐसे ही तो होता है, आदमी का शरीर ऐसे आसमान में उड़ने लगता है, तो वही कल्पना करिए। इसके अलावा जंक्शन और विपात्र इनका 2 और है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे है भैरव प्रसाद गुप्त। अब भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव का नाम सुनते ही भैरव बाबा को दिमाग में कल्पना कर लीजिए कि भाई भैरव बाबा बड़ी शक्तिशाली हैं, आप जानते ही हैं उनकी महिमा कितनी अपार है। और तो जब भैरव का प्रसाद मिल जाएगा
तो क्या क्या होगा जब भैरव के मंदिर में जाइए या भैरव का प्रसाद आपको मिल जाए, मतलब भैरव से संबंधित कल्पना कर लीजिए। अब देखिए इसमें पहला ही दिया है मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, ठीक है। तो जब भैरव का प्रसाद मिल जाएगा ना तो ऐसा लगेगा कि मोहब्बत की राहें में कौन आ गया, फरिश्ता आ गया, ठीक है ना। जब भाई ये बड़ी दिक्कत होती है, जो मोहब्बत कर लेते हैं तो कितनी दिक्कत होती है उन लोगों को। तो ऐसा जब भैरव का प्रसाद खा लेंगे वो लोग तो ऐसा लगेगा कि मोहब्बत की राहें में कौन आ गया, जैसे लगेगा फरिश्ता आ गए, भगवान भैरव ऐसा आ गए जैसे लगेगा फरिश्ता आ गए मोहब्बत की राहें में, ठीक है। अब और क्या हो जाएगा, बिगड़े हुए दिमाग भी ना जो इंसान के होते हैं, जब भैरव बाबा आ जाएंगे, भैरव की कृपा होगी या भैरव का प्रसाद जब आप खा लेंगे, जब उनकी कृपा होगी तो पहले तो मोहब्बत की राहें में ऐसा लगेगा कि फरिश्ता कोई आ गया। अब बिगड़े हुए दिमाग, भाई मोहब्बत में दिमाग बिगड़ जाता है इंसान का, तो बिगड़े हुए जो दिमाग हैं, बड़ा मैं करती हूँ, तो बिगड़े हुए जो दिमाग है ना इंसान के, उसको भी वो सही कर देते हैं। और कैसा बना देते हैं, सितार के तार की तरह बना देते हैं। सितार का तार बड़ा सुंदर होता है, बजता कितना अच्छा लगता है सितार का तार। तो बिगड़े हुए दिमाग जो इंसान के हैं उसको भैरव बाबा कैसा बना देते हैं, सितार के तार की तरह बना देते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त बार बार बोलती भी रहिए साथ में। उसके बाद और क्या होता है, वो बलिदान की कहानियां बताते हैं, ठीक है, कि मतलब बलिदान की कहानियां कोई भी हो, मतलब बड़े बड़े बलिदान लोग देते हैं भाई मोहब्बत में, तो बलिदान की कहानियां कोई भी हो, जिसमें मंजिल, महफिल, सपने का अंत सब कुछ हो जाता है ना। तो तब भी क्या हो जाता है, ये सब कुछ उसमें सही कर देते हैं, ठीक है। बलिदान की कहानियां कोई भी हो जिसमें मंजिल, महफिल, सपने का अंत कुछ भी मतलब हो जाए, लेकिन तब भी भैरव का प्रसाद अगर आप ले लेंगे तो क्या होगा, ये सब सही हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर आंखों का सवाल क्या है ना। लोग क्या कहते हैं, आप भाई सवाल तो करते ही हैं, आप मोहब्बत कोई कर लेते तो लोग सवाल करते हैं। तो आंखों का सवाल क्या है, आंखों का सवाल ये है कि मंगली की आंखों का सवाल क्या था कि मंगली की टिकुली देखो, है ना। सब लोग आंखों से सवाल कर रहे थे कि एक मंगली नाम की कोई औरत थी, बहुत बड़ी सी टिकुली लगाई थी, टिकुली मतलब बिंदी, ठीक है। तो आंखों का सवाल ये था कि मंगली की टिकुली देखो। तो वो क्या कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, वो तुरंत टोक देती है, कहती है आप क्या कर रहे हैं। तो ये सब भैरव प्रसाद गुप्त के हैं, ठीक है। तो क्योंकि पहला ही आ गया था ना मोहब्बत की राहें, तो अब इसी से आपको कल्पना करना पड़ेगा, है ना। तभी जाके जब एक आप भैरव का संबंध मोहब्बत से है, ठीक है, ऐसे जोड़ लेंगे ना तो सारा चीज अब उसको उसी कहानी आपको बनानी पड़ेगी। तब हम लोग आज ऐसी मतलब इस तरह की कहानी बना रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को याद करने से मतलब है, कहानी कुछ भी बने। अब देखिए अमरकांत, अमरकांत आ गए हैं। तो अमरकांत, आदमी कब अमर हो जाता है भाई, अमरकांत अमर हो गए, कह रहे हैं कि अमरकांत अमर हो गए किससे, जिंदगी और जोंक से अमर हो गए। अमरकांत अमर हो गए किससे, जिंदगी और जोंक से अमर हो गए, मतलब संघर्ष से, सफलता से, सबसे अमर हो गए। जिंदगी और जोंक सबसे अमर हो गए, कौन, अमरकांत। और कहते हैं कि देश की अमरकांत अमर हो गए जिंदगी और जोंक से। और कहते हैं कि देश के लोग ना क्या करते हैं, मौत का नगर बनाते हैं। देश के लोग, मौत का नगर, ये सब कैसा बन जाता है, मिलन मित्र बन जाता है। और क्या कहते हैं कि देश के लोग और मौत का नगर ये सब कैसा बन गया, मिलन मित्र बन गया, मतलब मिलन मित्र मतलब अच्छा हो गया सब कुछ, ठीक। तो अमरकांत अमर हो गया किससे, जिंदगी और जोंक से। और कहते हैं कि देश के लोग क्या हो गए, और मौत का नगर मिलन मित्र बन गया, ठीक। और अभी कल्पना करिए कुहासा गिरा हुआ है, ठंडी के सीजन में खूब कुहासा नहीं गिरता है। तो अमरकांत कह रहे हैं कि कुहासा में एक धनी व्यक्ति का बयान क्या आता है, भाई एक धनी व्यक्ति ना, कुहासा सब नहीं निकलते हैं, लोग घर में बैठे रहते हैं, लेकिन उस कुहासा में एक धनी व्यक्ति का बयान क्या आता है कि सुख और दुख का साथ होना चाहिए सबका, मतलब बहुत अच्छी बात कर रहा है। तो कुहासा में एक धनी व्यक्ति का बयान आता है, सुख और दुख का साथ मतलब सबका होना चाहिए। ये कौन कह रहा है, अमरकांत कह रहे हैं, ठीक। तो आपको याद हो गया होगा कि अमरकांत भाई कह रहे हैं कि मैं जिंदगी और जोंक से अमर हो गया हूँ, देश के लोग, मौत का नगर, ये सब मिलन मित्र बन गया है। कुहासा में एक धनी व्यक्ति का बयान आता है कि सुख और दुख का साथ सबका होना चाहिए। आगे देखिए राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव जानते ही हैं, तो राजेंद्र राजाओं के इंद्र। कल्पना करिए कोई राजा है, बहुत बड़े राजा हैं। सुबह सुबह राजा लोग क्या करते हैं, सैर पर निकलते थे, शिकार खेलने निकलते थे, टहलने निकलते थे। तो ये जो राजेंद्र यादव है ना, ये क्या किए थे, टहलने निकले थे सुबह सुबह, कहाँ पे, सड़क पे, ठीक है। तो ये राजेंद्र यादव सड़क पर निकले थे टहलने के लिए, कल्पना कर लीजिए कि राजा का, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करते हैं कि देखते हैं, जब सड़क पर निकलते हैं तो साइड साइड में आप देखे होंगे बहुत सारे लोग सामान बेचने वाले बैठे रहते हैं। तो देखते हैं राजेंद्र यादव निकलते हैं तो देखते हैं कि देवताओं की मूर्तियां बिक रही हैं, खेल खिलौने बिक रहे हैं, ठीक है, सड़क के किनारे। राजेंद्र यादव टहलने निकलते हैं तो सड़क के किनारे इनको देवताओं की मूर्तियां और खेल खिलौने दिखते हैं। और कहते हैं
तो ये कहाँ चले जाते हैं? जहाँ लक्ष्मी कैद है। ये कहाँ चले जाते हैं? जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो वहां जब जाते हैं तो इनको अभिमन्यु की आत्महत्या दिखाई देती है। वहीं पर दिखते हैं कि अभिमन्यु ने आत्महत्या कर लिया, तो अभिमन्यु की आत्महत्या दिखाई देती है। और वो देखते हैं ना वहां पर जाके कि छोटे छोटे जो ताजमहल है वो किनारे से किनारे तक सब बिक रहे हैं, है ना। छोटा ताजमहल जो बहुत बड़ा है ना, तो छोटे छोटे ताजमहल लोग बना के मतलब किनारे से किनारे तक लोग बेच रहे हैं। तो ये कहते हैं कि भाई इस सब का टूटना जो है ना अपने पार हो गया, मतलब अपने से हो गया। अपने पार का मतलब अपने से हो गया। ये कहते हैं कि इन सब का टूटना, जो ताजमहल टूट के छोटा छोटा हो गया है, तो इन सब का टूटना क्या हो गया? अपने पार हो गया। और कहते हैं कि ढोल तथा अन्य कहानियां जो है हासिल तथा अन्य कहानियां हो गई। ढोल तथा अन्य कहानियां हासिल तथा अन्य कहानियां हो गई। ठीक, तो इस तरह से कहानी हमारी बन गई राजेंद्र यादव के ऊपर। अब देखिए मोहन राकेश, तो मोहन जानते ही हैं कि मोहन से हम संबंध कृष्ण का कर लेंगे। ठीक है, मोहन राकेश, तो मोहन मतलब कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान को आपको पता ही है कि बहुत सारी रासलीला रचाते थे और मतलब इस तरह से घूमते रहते थे। तो जब रासलीला रचाते थे वो कहाँ चले जाते थे? कहीं भी चले जाते थे, बागों में गोपियों के साथ, मैदान में, कहीं फिर खंडहर में, कहीं भी मतलब वो चले जाते थे। तो मोहन राकेश, तो मोहन जो है ना रासलीला रचाने के लिए कहाँ चले गए थे? इंसान के खंडहर में चले गए थे। ठीक, तो मोहन राकेश रासलीला रचाने के लिए कहां चले गए थे? इंसान के खंडहर में। कल्पना आप कृष्ण भगवान का करेंगे लेकिन बोलेंगे मोहन राकेश। ठीक है, तो इंसान के जब खंडहर में गए तो आप कल्पना करिए कि एक बहुत बड़ा सा कोई महल है, खंडहर टाइप का, भूतिया टाइप का, बहुत बड़ा सा महल है खंडहर टाइप का। तो वहां पर जब गए, वहां पर रासलीला रचाने के लिए गए मोहन राकेश, तो वहां पे नए बादल दिखे। वहां पे ऊपर ऊपर ना नए बादल, मतलब भाई थोड़ा सा डरावना सीन है ना, तो ऊपर नए बादल दिखे और जानवर ही दिखे वहां पे। ठीक है, और उनको एक और जिंदगी दिखी। वहीं पे क्या हुआ? एक और जिंदगी दिखी जो कैसी थी? जैसे लग रहा था कि फौलाद का आकाश है, मतलब इतना उसके अंदर तेज था। एक और जिंदगी दिखी जो कैसा था? फौलाद का आकाश की तरह। ठीक, आगे देखिए कमलेश्वर। अब कमलेश्वर आपको बताए थे ईश्वर जब भी ऐसा आ जाए लास्ट में ना तो भगवान को समझ लीजिए। भाई कमलेश्वर जो है भगवान, ये क्या कह रहे हैं कि राजा निर्वंशिया हो गया। कमलेश्वर भगवान कह रहे हैं कि राजा निर्वंशिया हो गया। क्यों? क्योंकि जो राजा निर्वंशिया हो गया, और क्योंकि जो कस्बे का आदमी था ना उसकी खोई हुई दिशाएं थी। एक कस्बे का आदमी था राजा के राज्य में, एक कस्बे का आदमी था। ठीक है, तो उसकी खोई हुई दिशाएं थी, मतलब बहुत परेशान था वो। एक कस्बे का आदमी जिसकी खोई हुई दिशाएं थी और मांस का दरिया था, मतलब बहुत परेशान था वो। ये सारे मतलब भाव ये निकालिए ना कि बहुत परेशान था वो। मतलब एक कस्बे के आदमी का खोई हुई दिशाएं थी, मांस का दरिया था, और वो बयान क्या दे दिया ना, गलती उसने क्या की, बयान दे दिया, कुछ गलत बयान दे दिया होगा उसने। तो ये जो थे राजा निर्वंशिया, ये कह दिए आज़ादी मुबारक, मतलब उसको देश निकाला कर देते हैं, आज़ादी दे देते हैं उसको राज्य से, कहते हैं आज़ादी मुबारक। इसीलिए क्या हो गए थे? राजा निर्वंशिया हो गए थे, क्योंकि इन्होंने किसी को आज़ादी मुबारक कर दिया था। किसी का? किसका? कस्बे का आदमी का। ठीक है ना। तो अब देखिए आगे धर्मवीर भारती। तो धर्म के वीर, भाई जो धर्म को मानता है, आप देखते होंगे कि धार्मिक लोग कभी कभी लोग निकलते हैं पैसा सा चंदा मांगने के लिए। धर्म के वीर ही तो होते हैं वो लोग, धर्म से जुड़े होते हैं। कभी मंदिर बनाने के लिए, कभी कोई भंडारा लगा है या किसी भी चीज के लिए धर्म से संबंधित वो लोग कुछ मांगने के लिए निकलते हैं। तो धर्मवीर भारती, धर्म के वीर ना ऐसे मांगते मांगते कहाँ चले गए? मुर्दों के गाँव में चले गए। ठीक है भैया, कैसा गाँव? मुर्दों का गाँव। कल्पना करिए कैसा गाँव होगा, सब मुर्दे मुर्दे वहां पड़े होंगे, तो मुर्दों के गाँव में चले गए धर्मवीर भारती। अब वहां पर वो देखे कि जैसे लग रहा था ना कि स्वर्ग और पृथ्वी सब एक ही जगह है। जब वहां पर गए मुर्दों के गांव में तो क्या होगा? कुछ अजीब ही तो होगा। तो इनको लगा ना कि सब स्वर्ग और पृथ्वी एक ही जगह है, और चांद और टूटे हुए लोग भी वहीं पे हैं। चांद और टूटे हुए लोग भी वहीं पे हैं। कहाँ पे? मुर्दों के गांव में। कौन गया था? धर्मवीर भारती। और तो वो लोग कहते हैं कि भैया डर जाते हैं ये लोग, तो कहते हैं कि चलो भाई यहाँ से चलो, अब चलते हैं आखिरी में देखते हैं, बंद गली का जो आखिरी मकान है उसके वहां चलते हैं चंदा वंदा मांगने के लिए, हो सकता है उसके यहाँ कुछ मिले। ये सब तो मुर्दे हैं, ये सब कह देंगे, मुर्दों का गाँव है ये। ठीक है ना। तो इस तरह से कहानी बन गई। आगे देखिए लक्ष्मी नारायण लाल। तो लक्ष्मी और नारायण लाल तीनों को कल्पना करिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं और लाल में अंतर है ना। तो लक्ष्मी नारायण कल्पना करिए, भाई लक्ष्मी जी हैं हम लोग की और नारायण विष्णु भगवान, और उनके गोद में कोई लाल है, मतलब बच्चा है, मतलब लक्ष्मी जी का बच्चा है, कोई गोद में ली हुई है लाल। ठीक है ना। तो लक्ष्मी नारायण लाल, अब कल्पना कर लिए, एक इमेज बना लिया, आपके दिमाग में आ भी गया होगा देवता का। अब लक्ष्मी नारायण लाल कह रहे हैं कि जब लाल है तो बच्चा क्या करता है? आंगन में खेलता है, सबके घर के बच्चे। तो वही चीज है कि लक्ष्मी नारायण का जो लाल है ना वो क्या करता है? खेलता है आंगन में। तो कहते हैं ये लोग सूखे आंगन रस बरसे, मतलब आंगन जो सूखा है ना वहां भी रस बरस रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है। और ये कहते हैं कि जब बच्चा खेलता है, जब लाल इनका खेल रहा है सूखे आंगन रस बरसे, तो नए स्वर और नई रेखाएं आ जाती हैं वहीं पे। ठीक है ना।
नए स्वर और क्या हो जाती है, नई रेखाएं। भाई बच्चा की किलकारी बहुत मतलब अच्छी लगती है सबको। तो लक्ष्मी नारायण का लाल जब खेलता है आंगन में तो कहते हैं कि सूखे आंगन रस बरसे और नए स्वर और नई रेखाएं आ जाती हैं, और एक बूंद जल भी ना एक और कहानी बन जाती है। मतलब एक बूंद जल भी एक और कहानी बन जाती है। इतना अच्छा लगता है, बच्चा खेलता है। क्यों क्यों बन जाती है? क्योंकि वहां पर कौन आ गया था? डाकू आ गए थे, डाकू आए थे, आ गए थे नहीं बोलिएगा, डाकू आए थे, एकदम सही से बोलिएगा। ठीक, आगे देखिए। अब निर्मल वर्मा का देखिए, तो निर्मल वर्मा बड़े निर्मल स्वभाव के थे, बड़े सरल स्वभाव के थे निर्मल वर्मा, है ना। इनको बिल्कुल लड़ाई झगड़ा कहीं से कुछ मतलब क्रोध कुछ नहीं आता था, बड़े निर्मल थे। तो लेकिन निर्मल वर्मा थे तो बड़े हिम्मत करके कहाँ पे चले गए? कोई कहा होगा कि अरे तुम कैसे हो यार, तो चले गए कहाँ पे? जलती झाड़ी में चले गए। निर्मल वर्मा कहे कि मैं तो जलती झाड़ी में गया था पिछली गर्मियों में। मतलब कोई कहा होगा कि तुम कुछ करते नहीं हो, तो ये लगे बताने निर्मल वर्मा कहे कि मैं तो जलती झाड़ी में गया था पिछली गर्मियों में, ठीक है, लेकिन बीच बांस में ही ना कव्वे और काला पानी मिल गया हमको। बीच बांस मतलब बीच रास्ते में बोलेंगे आप, बीच बांस में, लेकिन कल्पना करिए कि बीच रास्ते में। सोचिए कि ये गए होंगे, जलती झाड़ी सब जल रही है वहां पे, और वहीं पे पिछली बड़ी गर्मी थी, मतलब पिछली गर्मियों में गए थे कहाँ पे? जलती झाड़ी में। और वहीं पे लेकिन बीच बांस में मतलब बीच रास्ते में, बीच बांस में इनको क्या मिल जाता है? कव्वे और काला पानी मिल जाता है। मतलब खूब जाते कीचड़ उचड़, मतलब ऐसा काला पानी टाइप का मिल जाता है। ठीक, तो उसके बाद क्या कहते हैं? तो कह रहे हैं कि बीच बहस में कव्य और काला पानी मिल गया, इसीलिए ना सूखा तथा अन्य कहानियां परिंदे बन गए। इसीलिए इनकी सूखा कहानियां तथा अन्य इनकी सूखा तथा अन्य कहानियां हैं वो क्या बन गए? परिंदे बन गए। ये कौन कह रहा है? निर्मल वर्मा। आगे देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु नाम सुनते ही फणीश्वर, फन, फन किसका होता है? नाग का होता है। गुस्से में जब आता है कोई नाग तो फन निकाल लेता है, फन। तो फणीश्वर नाथ रेणु, कल्पना करिए कोई नाग है, फन निकाल कैसे बैठ गया गुस्से में। अब लेकिन बोलेंगे आप फणीश्वर नाथ रेणु, कल्पना कर लिए फन का, ठीक ना। अब देखिए, तो फणीश्वर नाथ रेणु बड़े गुस्से में बोलते हैं कि जो ठुमरी है ना वो आदिम रात्रि की महक बन गई है। ठुमरी मतलब कोई औरत है, ठीक है, ऐसे कोई नाचने वाली औरत, ठुमरी नाम सुन के नहीं लग रहा है। तो फणीश्वर नाथ रेणु फन निकाल के एकदम गुस्से में बैठ गए और कह रहे हैं कि ठुमरी जो है ना आदिम रात्रि की महक बन गई है, क्योंकि अग्निखोर जो है ना, अग्निखोर जो है, यहाँ देखिए, अग्निखोर जो है वो एक श्रावणी दोपहर की धूप बन गया है, ठीक ना। दो दो का पेड़ लेके चलेंगे। ठुमरी जो है आदिम रात्रि की महक बन गई है, और अग्निखोर जो है वो एक श्रावणी दोपहर की धूप बन गया है, और सभी अच्छे आदमी मतलब सब अच्छे आदमी खत्म हो गए यहाँ से, सब के सब अच्छे आदमी यहाँ से चले गए, बस यही लोग बचे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए वो गुस्से में फन निकाल के बैठे हैं। ठीक, आगे देखिए, शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह, ध्यान दीजिएगा, सिंह शिव प्रसाद के मतलब कई नाम मिलेंगे आपको। तो शिव प्रसाद सिंह, तो शिव प्रसाद, अब शिव का प्रसाद आप जानते हैं कि शंकर भगवान से कल्पना कर लीजिए, मंदिर का कल्पना कर सकते हैं। शिव का प्रसाद कहाँ मिलेगा? मंदिर जहाँ होगा। अब कल्पना कर लीजिए कि वो कहीं आप गए हैं, शंकर भगवान का, विश्वनाथ भगवान का मैं तो कर लेती क्योंकि मैं वहीं गई थी एक बार, तो मैं वहीं का कल्पना, मेरे दिमाग में इमेज आ जाता था वहीं पे। तो आप कहीं भी गए हो मंदिर शंकर भगवान के, कल्पना कर लीजिए। तो जब वहाँ पे शिव प्रसाद सिंह, जब शिव का प्रसाद जहाँ मिलता है शिव के मंदिर में, तो क्या होता है वहाँ पे? आर पार की माला भी मिलती है। आप देखे होंगे आर पार की माला, जानते हैं क्या होता है? एक देखे होंगे आप, सुने होंगे, स्फटिक की माला होती है, स्फटिक बोलते हैं, सफेद सफेद होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है वो। तो आर पार की माला कल्पना हम कर सकते हैं कि भाई जहाँ पे पूजा पाठ वाला मंदिर होता है वहाँ पे ऐसे माला मिलते हैं जप उप करने के लिए, पहनने के लिए। तो शिव का प्रसाद जहाँ मिलता है वहाँ पे आर पार की माला मिलती है, और वहीं पे कर्मनाशा की हार भी हो जाती है। कर्मनाशा मतलब जिसका कर्म एकदम नाश हो जाता है ना, उसकी भी हार हो जाती है। भाई मंदिर में जाएंगे तो सब कुछ आपका अच्छा ही तो होगा, तो कर्मनाशा की हार हो जाती है। और वहीं पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, नहीं बैठे रहते हैं लोग भिख मांगने के लिए या किसी चीज़ के लिए, मन्नत उन्नत के लिए, तो इन्हें भी इंतजार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे तो इन्हें भी इंतजार है। और क्या करते हैं, इन्हें भी इंतजार है मुर्दा सराय का, है ना। इन्हें भी इंतजार है किसका? मुर्दा सराय का, है ना। मुर्दा सराय मतलब मुर्दों में संबंधित है। भाई बहुत ज्यादा आदमी जब निराश हो जाता है तो मतलब यही सब कल्पना करता है उल्टा सीधा, ठीक है। तो इन्हें भी इंतजार है किसका? मुर्दा सराय का, और या मुर्दा सराय में जाने का, है ना। मुर्दा सराय में जाने का कर लीजिए, सराय से आपको संबंधित अच्छे से हो जाएगा। तो इन्हें भी इंतजार है मुर्दा सराय में जाने का, ठीक है। और अंधेरा हंसता है। भाई अंधेरा का, अंधेरा मतलब सोचिए कैसी चीज होती है, लेकिन यहाँ पर अंधेरा भी हंसता है। कहाँ पे? शिव का प्रसाद जहाँ मिलता है, शिव प्रसाद मतलब जहाँ पे है, ठीक है। अंधेरा हंसता है किसके ऊपर? भेड़िया के ऊपर। भेड़िया कौन? मतलब खराब लोगों से संबंधित कर लीजिए कि अंधेरा भी हंसता है भेड़िया के ऊपर। आगे देखिए, मार्कंडे। तो मार्कंडे भगवान का भी मंदिर है, ठीक है ना, मंदिर मार्कंडे भगवान का। अब आप जानते ही हैं
कि जब कोई भी मंदिर होगा तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमको। तो मार्कंडे का मंदिर है तो वहाँ पे देखिए पान फूल मिलता है कि नहीं, पान फूल मंदिर में, मार्कंडे भगवान के मंदिर में पान फूल मिलता है। पत्थर और परछाइयाँ भी हैं, मार्कंडे भी शिव से संबंधित है तो वहाँ पत्थर और परछाइयाँ भी हैं, पत्थर भी रखा हुआ है, ठीक है, पत्थर परछाइयाँ। वहीं पे महुए का पेड़ है खूब बड़ा सा, ठीक है, और महुए का पेड़ है तो सब लोग कहते हैं कि हंसा जाई अकेला, है ना, महुए के पेड़ के पास कौन जाएगा, हंसा जाई अकेला। और भूदान कौन कर देता है, भूदान कौन कर देता है, भूदान करता है कौन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, भूदान कौन करता है, भूदान माही कर देती है, माही, माही कोई लड़की है, माही लड़की का नाम है ना, तो भूदान कौन कर देती है, माही। और किसको भूदान करती है, बीच के लोगों को, ठीक है ना, भूदान किसको करती है, बीच के लोगों को, यहाँ पे ऐसे हो जा रहा है, बीच के लोगों को, ठीक है, माही करती है भूदान। भूदान कौन करता है, माही, किसको करती है, बीच के लोगों को, ठीक है, बीच के लोग को भूदान कर देती है, ठीक। तो आप लोग ये बताइए कि क्या ये भर्ती फंस सकती है, टीजीटीपीजी 2022 वाली जो भर्ती है, क्या ये फंस सकती है, आप लोगों को क्या लगता है। तो मैं इसी पे बात करने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग इसी पर विचलित भी हो जाते हैं, समय भी बर्बाद होता है, तो हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी ये सब चीज़ें चलती रहती थी। ये एक सामान्य सी बात है, हमेशा कोई भी भर्ती आती है, वैकेंसी आती है तो उससे संबंधित 10 तरह की बातें होती हैं, अच्छी भी होती हैं और खराब भी बातें होती हैं। तो देखिए, जब तक आप मतलब पेपर नहीं दे देंगे ना, तब तक आपको एक ना एक खबर हमेशा ये मिलती रहेगी। कुछ सही होती है, कुछ गलत भी होती है, लेकिन ना आपको ध्यान किस पे देना है, आपको ध्यान किस पे देना है, ये मैटर रखता है। अगर आप चाहते हैं कि समय आपका बर्बाद ना हो और मतलब आप इस परीक्षा को आसानी से मतलब निकाल लें बिना समय गंवाए, अच्छे से निकल जाए, अच्छा रैंक हो आपका, तो एक चीज़ पर बस नज़र रखिए कि परीक्षा कब होने की संभावना है। और उसको भी दिन रात सोचने की जरूरत नहीं है कि आप सोच रहे हैं, कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं कि कब होगी कब होगी, अरे अभी इतने महीने में होगी, अरे आज ही होगी, कल होगी, बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है ना। बस नज़र रखिए कि कब होगी। और लेकिन आपके दिमाग में तो ये चलना चाहिए ना कि ये परीक्षा जो है मेरी कल ही होगी, हमेशा ये सोचिए कि मेरी परीक्षा कल होगी। ऐसी तैयारी आपकी रहे, जो भी आप टॉपिक पढ़ना है तो ऐसा पढ़िए कि सोचिए कि कल इसका मुझे एग्जाम देना है, तभी दिमाग में बैठेगा। बहुत निश्चिंत होकर पढ़ेंगे तो हमेशा मतलब कभी नहीं तैयार होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना होगा। इसके अलावा देखिए, जो भी न्यूज़ आती है कि भर्ती फंस जाएगी, सीट मतलब नहीं है, स्टे लग जाएगा, ये दिक्कत वो दिक्कत, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाई देंगी। भाई उन लोगों का काम है, न्यूज़ रिपोर्टर है तो वो उनका काम ही न्यूज़ देना। तो अच्छी बात है ना कि हमको बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती हैं, लेकिन हमें चालाकी से काम करना है इस समय। तो ये सब तो चलता रहता है एग्जाम तक कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन आप जो है ना हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप ये सोचिए कि अगर फॉर्म भराया है, ठीक है, तो एग्ज़ाम भी होगा। अगर फॉर्म भराया है तो क्या होगा, अगर मतलब अगर फॉर्म आप भरे हैं तो इसका एग्ज़ाम मतलब ज़रूर होगा। आप ये दिमाग में चलिए, आपका चयन भी होगा। आपको बस एक सीट लेनी है, ठीक ना। आपको क्या करना है, बस एक सीट लेनी है, इसका ध्यान दीजिए, ठीक ना। एक सीट चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि कैसे भी करके मुझे एक सीट लेनी है। ये नहीं कि बस मतलब एग्जाम दे रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, ये तो मेरी किस्मत की बात है, भाग्य की बात है। आप ये सोचिए कि आपको लेना ही लेना है, एक सीट आपको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और बहुत है तो आप सुन लीजिए ऐसे सारे न्यूज़ को, आप सुनिए, ध्यान रखिए, ऐसी बात नहीं है, सुन लीजिए, लेकिन इसके विषय में चिंता मत करिए कि आप रात दिन एक करके सुनते रहिए कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और आपको समझदारी से काम करना है। सुनिए, नज़र बस रखिए, परीक्षा कब होगी, जो भी होगा देखा जाएगा। बार बार मैं कह रही हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। इस बार हमको अपनी तैयारी में ऐसा कोई व्यवधान मतलब नहीं लाना है। और अगर मान लीजिए एग्जाम डिले भी होता है, 1-2 महीना आगे भी जाता है, तो इसको आप अवसर समझिए और ये सोचिए कि एग्जाम तक आपने अपना सिलेबस कितनी बार दोहराया, कितनी बार दोहराया, 1 बार दोहराया कि 2 बार कि 50 बार कि 40 बार, कितनी बार। अब 50 और 40 का नाम सुनते ही आप लोग कहेंगे इतना कैसे हो सकता है, इतना थोड़ी ना कोई करता। आप ये सोचेंगे कि 50 बार कोई नहीं करता है। अरे भाई, करने वाले मैं तो सुनती थी कि 102 बार, 110 बार, ऐसा करने वाले प्रैक्टिस करते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा हम संभव ही नहीं, तो संभव तो सब कुछ है। जिसको एक लगन लगी रहेगी ना, वो पता नहीं अनगिनत बार करेगा, वो गिन ही नहीं पाएगा कि मैंने कितनी बार किया। और कुछ लोग होते हैं तो एक अंदाजा लगा के बता देते हैं ताकि दूसरों को हेल्प मिले। तो सीखिए, लोग करने वाले करते हैं। और जब आप रिविजन नहीं करेंगे ना, काम चोरी करेंगे, अरे एग्जाम तक बस एक बार बस सिलेबस कैसे खत्म हो जाए, बस हम परीक्षा दे लें,
तो वो मान के चलिए वो आप उसमें से नहीं है, मतलब रगड़ने वाले, मेहनत करने वाले बहुत लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, आप पीछे हो जाएंगे, पॉइंट से भी पीछे हो जाएंगे। तो एग्जाम अगर लेट हो रहा है कि आप कितनी बार रिवीजन करते हैं उसमें, खुद देखिए ना, ऐसा करिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए, खुद रिवीजन करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई बात होगी तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा।